तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आरसीसी लेक्चर नंबर फर्स्ट को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। पार्ट ए मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो जिसने वो पार्ट ए नहीं देखा है पहले इस वीडियो को देखने से पहले ए पार्ट को आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाहता हूँ। कहाँ से? टॉप फाइबर से। तो मैं इक्वेट कर रहा हूँ बाई इक्वेटिंग टेंसाइल फोर्स विथ कंप्रेशन फोर्स। तो जितना भी टोटल टेंसाइल फोर्स है उसको मैं कंप्रेशन फोर्स के साथ में इक्वल कर रहा हूँ। मैं कल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ टेंसाइल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स को, या फिर पिछले वीडियो में मैं निकाल चुका हूँ। तो टेंसाइल फोर्स मैंने कितना लिया था, कितना निकाला था पहले। ये टेंसाइल फोर्स है, ये T इज इक्वल टू 0.87 F टाइम्स AST, और कंप्रेशन फोर्स कितना था 0.36 FC के BXU। तो उन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 0.87 F AST, ठीक है, AST। तो ये हो गया स्ट्रेस इनटू वही एरिया, तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो 0.36 FC के BXU, एक्चुअल में ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ठीक है। तो 0.36 FC के BXU क्या हो गया, हमारा कंप्रेशन रेजिस्टेंस फोर्स हो गया या फिर कंप्रेशन फोर्स हो गया। तो अब मुझे क्या XU मैंने क्या डिनोट किया है यहाँ पर, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो XU अगर मैं सिंपल निकालूँ यहाँ से 0.87 F AST अपॉन 0.36 FC के B। तो XU मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू या फिर वो डेरिवेशन क्या निकल के आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्लियर। अगर मैं दोनों साइड, बोथ साइड अगर मैं स्मॉल d मतलब इफेक्टिव डेप्थ से अगर डिवाइड कर दूं तो रिलेशन कुछ निकल के आएगा। XU अपॉन D इज इक्वल्स टू 0.87 F AST अपॉन 0.36 FC के BD। तो इस प्रकार से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, XU से डिनोट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आवर IS 456-2000 कोड, ओके। पिछले वीडियो में मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन कंप्रेशन फोर्स के बेसिस पर निकाल लिया था। इस वाले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन टेंसाइल फोर्स के बेसिस पर कैलकुलेट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो MU लिमिटिंग मूवमेंट किसके बराबर आ रहा है, टेंसाइल फोर्स जो रह गया था मल्टीप्लाइड बाई द लीवर आर्म, टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द लीवर आर्म जो कि जेड क्रॉस है। टेंशन फोर्स कितना लिखा था हमने 0.87 F AST, और लीवर आर्म हमारा कितना था जेड। जहाँ पर जेड की जो वैल्यू थी, लीवर आर्म की वैल्यू थी D माइनस 0.42 XU। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस फिगर में, जब इफेक्टिव डेप्थ में से 0.42 XU माइनस कर दूंगा, मतलब कि टॉप फाइबर से कंप्रेशन फोर्स की डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा, तो लीवर आर्म ऑप्टेन हो जाएगा। तो रिलेशन मुझे क्या मिलेगा, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 F AST D माइनस 0.42 XU, ठीक है। तो देखिए MU लिमिटिंग बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, 0.87 F AST D। मैं D क्या है इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ ब्रैकेट में से, तो क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 XU अपॉन D, और XU अपॉन D की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट कर लीजिए है। तो मैं XU अपॉन D की वैल्यू उसमें पुट कर देता हूँ। तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.87 F AST अपॉन 0.36 FC के BD, ओके। अभी देखिए तो MU लिमिटिंग बराबर क्या हो जाएगा, 0.87 F AST स्मॉल d 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लूँगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी है तो वो निकल के आएगी 1.005 F AST अपॉन FC के BD। तो ये आ गया मेरा MU लिमिटिंग का रिलेशन। तो अभी जो वैल्यू निकल के आई है 1.005, मैं उसको सिंपली 1 भी मान सकता हूँ। तो देखते हैं रिलेशन क्या रह जाएगा। MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 F स्मॉल d ब्रैकेट में 1 माइनस F AST अपॉन FC के BD। मैं यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बट आपको जब कोड में देखेंगे तो MU के इक्वल्स ये फॉर्मूला दिया होगा, मैं उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। बट दिस above formula is used for under reinforced section as we derived
इट यूजिंग XU की वैल्यू, XU वैल्यू। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एव फार्मूला जो लिखा हुआ है वो किसके लिए है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए है, क्योंकि हमने XU की वैल्यू को यूज़ करके इसे हमने ड्राइव किया हुआ है। देखिए XU लेस देन XU मैक्स, अगर ये जो रिलेशन क्या बताता है कि एक सेक्शन क्या है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए मैं MU लिमिटिंग को रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ MU से, क्योंकि सेक्शन क्या है, एक अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, बिकॉज XU की वैल्यू को हमने यूज़ किया हुआ है। तो रिलेशन क्या रह जाएगा, MU इज इक्वल टू 0.87 F/d1 - F/AST/FC के BD। तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, यूज़ फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, जो भी आपका लोड्स के कारण मोमेंट आ रहा होगा उसको इक्वेट करके AST की वैल्यूज़ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अंडर रेनफोर्स बीम सेक्शन के लिए। किसी भी बैलेंस सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील डालना है, उसकी लिमिट्स क्या है, उसको जानने की अब हम कोशिश करेंगे। परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग स्टील एरियाज फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर बैलेंस सेक्शंस, हाँ हम जानते हैं कि बैलेंस सेक्शन के लिए XU की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, XU मैक्स। XU मैक्स क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। XU/d बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 0.87 F/AST/0.36 FC के BD। अभी XU को रिप्लेस कर रहा हूँ XU मैक्स से, तो XU मैक्स अपॉन D इज इक्वल टू 0.87 F/AST/0.36 FC के BD। लेट मैं यहाँ पर PT को क्या मान रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग स्टील मान रहा हूँ। तो ये किसके बराबर है, AST/BD इंटू 100, ठीक है। AST/BD इंटू 100 को मैं क्या मान रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, जो कि लिमिटिंग वाला है। तो मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, PT की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो XU मैक्स अपॉन D इज इक्वल टू 0.87 अपॉन 0.36 F/FC के और PT/100, ठीक है। तो PT की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी PT/100 के फॉर्म में। देखिए, तो मैं अगर ओनली PT की वैल्यू अगर निकालूँ तो PT इज इक्वल टू 100 इंटू 0.36 अपॉन 0.87 FC के अपॉन F/XU मैक्स अपॉन D। तो ये आ गया मेरा PT की वैल्यू, ठीक है। तो बची हुई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद PT इज इक्वल टू 41.38 ब्रैकेट में XU मैक्स अपॉन D और अगेन ब्रैकेट में FC अपॉन FY। तो ये PT का जो वैल्यू है या PT का जो रिलेशन है वो आ चुका है। XU मैक्स अपॉन D की वेरियस वैल्यूज़ के लिए मैं लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेता हूँ। फॉर Fe250 PT इज इक्वल टू 21.93 FC के अपॉन F/, मैंने बस XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू पुट की है अलग अलग स्टील की ग्रेड्स के लिए। अब Fe415 के लिए कितना आ गया, PT इज इक्वल टू 19.86 FC के अपॉन F/। ऐसे ही फॉर Fe500 PT इज इक्वल टू 19.03 FC के अपॉन F/। ओके, तो ये सभी वैल्यूज़ किसकी हैं, परसेंटेज स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन, जो कि लिमिटिंग स्टील की वैल्यूज़ हैं। परसेंटेज स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन, ठीक है। आप इस पर भी एक बार गौर कीजिएगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बैलेंस सेक्शन के बारे में, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में। ये जो सेक्शन क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन और जो ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, LSM के अंदर मतलब लिमिट स्टेट के अंदर किसके बेसिस पर डेफिनेशन दी गई हैं, स्ट्रेन के बेसिस पर डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में बैलेंस सेक्शन के अंदर XU मैक्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी XU के, मतलब लिमिटिंग जो डेप्थ की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, XU के। या फिर एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस और लिमिटिंग सेक्शन। अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए XU की जो वैल्यू है वो कम रहने वाली है XU मैक्स से, और जो AST जो प्रोवाइडेड होगा वो कम होगा AST लिमिटिंग से, ओके। और ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा, XU की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी XU मैक्स से, और जो AST प्रोवाइडेड होगा वो भी ज़्यादा होगा AST लिमिटिंग वैल्यू से। अगर फेलियर की बात करें तो बैलेंस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो सकते हैं, ठीक है। स्टील और कंक्रीट एक साथ में फेल हो सकते हैं या फिर स्ट्रेंड हो सकते हैं। और अंडर इन्फोर्स सेक्शन की बात करें
तो यहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होना चाहिए, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। ओके, अब ओवर इन्फोर्स सेक्शन में देखें तो यहाँ पर स्टील पहले फेल होगा। ओके, जनरली आरसीसी मेंबर्स डिज़ाइनिंग में हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिज़ाइन नहीं करते हैं। वी अवॉइड सच सेक्शन इन मेंबर डिज़ाइन, क्योंकि दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन गिव्स सडन स्ट्रक्चर फेलियर। मतलब इस प्रकार का जो डिज़ाइन अगर हम करेंगे, अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन अगर हम लेंगे तो सडन स्ट्रक्चर फेलियर होगा, मतलब कि स्ट्रक्चर जो है हमारा एकदम से गिर जाएगा बिना किसी वार्निंग के। तो अभी चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। डबली रीइंफोर्स सेक्शंस को हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन हम कब यूज़ करेंगे या फिर कब प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि डेप्थ ऑफ बीम कैन नॉट बी एक्सीडेड टू स्पेसिफाइड लिमिट्स। मान लीजिए कि आप बीम की डेप्थ को किसी भी कारण की वजह से अगर आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन आपको यूज़ करना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पर अगर अपने साइन चेंज कर सकता है, बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पर अगर अपने साइन चेंज कर सकता है, तो वहाँ पर भी हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन। और अलग फॉर्म से बोलूँ कि ड्यू टू मूविंग लोड, अगर कोई मूविंग लोड है ड्यू पर्टिकुलरली एट सपोर्ट्स, मतलब सपोर्ट्स पर अगर कोई मूविंग लोड है जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर सकता है, तो वहाँ पर भी हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन का यूज़ कर। ये जो आप फिगर देख रहे हैं वो डबली रीइंफोर्स सेक्शन का एक डायग्राम है। ये ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, और टॉप कवर जो है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का वो है डीसी। एएसटी मतलब टेंसल रीइंफोर्समेंट, एएससी मतलब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। अलग अलग जोन्स पर प्रोवाइडेड है। अगर वो कंप्रेशन जोन है तो वो एएससी प्रोवाइड होगा कंप्रेशन जोन में, और टेंशन जोन में टेंसल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। तो स्टील को डालेंगे कैसे, थोड़ा समझते हैं। तो एएसटी जो नीचे डला हुआ है वो एएसटी 1 डलेगा, पहले डलेगा कैसे, निकालेंगे कैसे? एएसटी 1 ड्यू टू सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन एज बैलेंस सेक्शन के फॉर्म में निकालेंगे। एएसटी इज इक्वल टू एएसटी 1 प्लस एएसटी 2 रहेगा। ओके, तो देखिए बोथ सेक्शन इन इक्विलिब्रियम, जो भी दोनों सेक्शन है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो एएसटी 1 हम कैसे निकाल लेंगे, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन मान के हम निकाल लेंगे बैलेंस सेक्शन के तौर पर। अभी देखिए एमयू किसके कारण होगा, ड्यू टू लोड्स के कारण मूवमेंट आएगा, और एमयू लिमिटिंग किसके कारण आएगा, मतलब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा या फिर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। अगर एमयू ज़्यादा हो जाएगा एमयू लिमिटिंग से, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ईदर रिवाइज दिस सेक्शन, या तो हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रकार की, इसमें जब एमयू ज़्यादा हो जाएगा एमयू लिमिटिंग से, तो हमें या तो हमें सेक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा जो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन था, या फिर हमें डबली रीइंफोर्स बीम के तौर पर हमें उस बीम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एएसटी 1 हमें कैलकुलेट कैसे होगी, एमयू लिमिटिंग की जो सिर्फ एमयू लिमिटिंग की वैल्यू है उसको यूज़ करके हमें एएसटी 1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, बैलेंस सेक्शन के तौर पर। फिर से मेरे पास एक सेक्शन है डबली रीइंफोर्स बीम का, ये है एएसटी, ये है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का एरिया, और एक्सयू क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, डीसी क्या है, डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द टॉप फाइबर, डीसी इज इक्वल टू द टॉप कवर, तो जो कि टॉप फाइबर से कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की डिस्टेंस है। और इसी डेप्थ के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो क्या है, एप्सिलॉन एससी। तो इधर ही क्या डाला हुआ है, डीसी डेप्थ पर एससी स्टील डली हुई है, मतलब कि कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट डली हुई है, और इसी करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो क्या है, ई एप्सिलॉन एससी है, और एप्सिलॉन एससी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो क्या है, एफएससी मैंने डिनोट की है। ई एस यू एप्सिलॉन सी यू क्या था हमारा 0.035 था, और एप्सिलॉन एस यू हमारा कितना था 0.87 एफ बाई ई एस प्लस 0.002। तो देखिए नीचे वाले जो फाइबर पे या तो ई एस यू की वैल्यू हो सकती है या फिर ई सी यू की वैल्यू हो सकती है। फॉर FE 415 के लिए ई एस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0038 हो सकती है। तो ये तो हो गया स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हैं कि तो 0.45 FC के क्या है, आउटर मोस्ट फाइबर पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, ये है। अब ASC के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस थी वो FSC है, और वो FSC किसके करस्पॉन्डिंग है, एप्सिलॉन ESC स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कितनी है, FSC है। क्लियर। तो देखिए C1 क्या है, कंप्रेशन फोर्स, और C2 भी कंप्रेशन फोर्स है। C2 कंप्रेशन फोर्स कौन देगा, ये ASC स्टील के कारण आएगा। अभी देखिए XU में से मैंने DC एक माइनस कर लिया, और D में से XU मैंने एक अलग रिप्रेजेंट कर दिया है।
अभी यहाँ पर मैं लीवर आर्म और दिखा देता हूँ कि C1 से लेकर T फोर्स की डिस्टेंस कितनी है Z1, और C2 से लेकर T फोर्स की जो डिस्टेंस है वो Z2 है। तो ये अलग अलग लीवर आर्म्स की वैल्यूज़ भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो Z1 क्रॉस इज इक्वल टू डी मैच से क्या मैच कर दूँ 0.42 XU, ये पहला लीवर आर्म मेरा आ चुका है। ठीक है, अब देखिए Z2 किससे आएगा, D माइनस DC। अभी देखिए C1 की वैल्यू किसके इक्वल्स टू 0.36 FC के B XU, C2 की वैल्यू कितनी थी FSC ASC। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया। अभी देखिए अगर मुझे स्ट्रेन निकालनी है FSC के करस्पॉन्डिंग, तो एप्सिलॉन SC अपॉन 0.0035 अब इज इक्वल टू XU मैक्स माइनस DC अपॉन XU मैक्स। आप सिंपल ट्राइंगल्स को यूज़ करके, स्ट्रेन डायग्राम का यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं रिलेशन। तो एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.0035 ब्रैकेट में XU मैक्स माइनस DC अपॉन XU मैक्स। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो IS 456 की हेल्प से आप FSC की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कर्व्स गिवन है कोड के अंदर। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग किसके होगा, एप्सिलॉन SC की करस्पॉन्डिंग होगा। तो AST2 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो टेंसाइल फोर्स आएगा AST2 स्टील के कारण और जो कंप्रेशन फोर्स है C2, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो AST2 की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी ASC FSC अपॉन 0.87 FY। इस वैल्यू को मैं यूज़ करके AST2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अब ASC कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। तो MU ज़्यादा था MU लिमिटिंग से, तो जितना ज़्यादा हो रहा है MU लिमिटिंग से, क्योंकि MU लिमिटिंग के लिए तो हमने AST1 की वैल्यू हमने सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन के लिए पुट कर चुके हैं। तो MU माइनस MU लिमिटिंग के लिए अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं FSC ASC, और ये लीवर आर्म कितना है D माइनस DC। ओके, तो ये कितना था हमारा Z2 की वैल्यू थी, ये लीवर आर्म था, ये हो गया हमारा फोर्स। ये फोर्स को मैंने लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मोमेंट। तो इतना मोमेंट के लिए MU माइनस MU लिमिटिंग मोमेंट के लिए कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AST2 जो है ASC के कभी इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा, कि बिकॉज स्ट्रेसेस आर डिफरेंट एट दी टू जोन्स, मतलब अलग अलग जोन्स पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक रिलेशन मेरे पास और है, देखिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। देखिए एक रिलेशन मेरे पास और है जो कि DC अपॉन स्मॉल d के रिस्पेक्ट में है, जो कि नियरली इक्वल होता है 0.2 के। तो RCC का जो लेक्चर नंबर 1 है और उससे रिलेटेड जो दोनों मैंने वीडियोस डाली हैं, जैसे कि पार्ट A और पार्ट B, तो सभी को उस दोनों वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस वीडियो को और पिछली वाली वीडियो को। इसके बिना आपको शायद उतना अच्छा बेहतर समझ में ना आए। आगे जो न्यूमेरिकल्स में बनाने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज, अभी कॉलेज में ग्रेजुएशन अभी किसकी चल रही हो, या वो डिग्री का हो, या फिर डिप्लोमा का हो, या फिर कोई भी मेंस एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहा हो, तो शायद मुझे लगता है कि ये दोनों वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली हैं उसको आगे न्यूमेरिकल्स समझने में। वैसे भी अगर मैं न्यूमेरिकल्स बनाने वाला हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे वो वीडियोस। तो इस लेक्चर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेक्चर नंबर 1 का यहाँ पर हो चुका है एंड। अगर आपको वीडियो लगा है अच्छा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए अगर कोई किसी प्रकार की अगर समस्या है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।